नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी आईक्यू पीसेस के इस चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, लगातार कई दिनों से एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में जो ग्राउंड वाटर है उसमें नाइट्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, कहीं कहीं पर आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है। लगातार अगर आप द हिंदू का विश्लेषण देख रहे हैं तो उसमें 2 दिन से कंटिन्यूअस ये आर्टिकल आया कि नाइट्रेट जो है वो हमारे ग्राउंड वाटर में एक्सेसिव मात्रा में चला गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम है, नाइट्रेट उसमें ज्यादा चला गया या आर्सेनिक की प्रॉब्लम होती है, या जो भी पॉइंट जुड़े हुए हैं वाटर पॉल्यूशन को लेके यानी कि जल प्रदूषण को लेके, वहां पर सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा। पूरा ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि अगर हम लोग कंटैमिनेटेड वाटर का सेवन करते हैं यानी कि संदूषित जल, जो जल प्रदूषित हो चुका है उसमें वो किसी भी कारण से हुआ है, बट अगर प्रदूषित जल का सेवन करा जाता है तो आपको भी पता है जैसे टाइफाइड, डायरिया, वॉमिटिंग, हेपेटाइटिस, स्किन की प्रॉब्लम्स, है ना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको नॉर्मली हम बचपन से सुनते आए कि डायरिया हो गया, गंदा पानी कई दिनों से पिया, या फिर बहुत ज्यादा सेवन कर लिया तो इस वजह से, है ना, टाइफाइड की बीमारी देखने को मिलती है, स्किन की बहुत सारी बीमारियां देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। बट यहां पर हमारे लिए डिफरेंट चीज क्या है? हमारे लिए डिफरेंट यह है कि नाइट्रेट, यहां पर जो न्यूज का आर्टिकल है, इसके अलावा भी हम लोग चर्चा करेंगे मरकरी के ऊपर भी, फ्लोराइड के ऊपर भी, कैडमियम के ऊपर भी, कि इनका वाटर में अगर इनकी मात्रा ज्यादा होती है तो उनसे कौन कौन सी डिजीजेस हमको हो सकती है। बट अभी के लिए फोकस करते हैं इस पूरे द हिंदू के आर्टिकल पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे बनेंगे प्रीलिम्स के लिए भी, और मेंस में आप इस रिपोर्ट को यूज करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं। यहां पर इसको समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि ये जो पूरी रिपोर्ट है ये एक्चुअली में दी किसने है। मैंने वो सारा कंटेंट हाईलाइट कर दिया है जो आपके प्रीलिम्स में डेफिनेटली पूछा जाना है। यहां पर आप देखोगे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की बात करी जा रही है, CGWB। ठीक है, ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो अब इसने ये रिपोर्ट पेश करी, और ये रिपोर्ट जो है इसमें इन्होंने क्या बताया है कि टोटल अगर भारत की बात करें तो उसमें जितने भी जिले हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें टोटल 56% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट फेसेस द प्रॉब्लम लार्जली। उसमें नाइट्राइट उनके ग्राउंड वाटर में, जो भूजल है, आपके घर में समरसेबल लगा होगा, मोटर लगी होगी जिससे डायरेक्टली आप ग्राउंड वाटर को एक्सेस कर पाते हैं। तो जो ग्राउंड वाटर एक्सेस होता है कुएं के माध्यम से, हैंडपंप के माध्यम से, कैसे भी ट्यूबवेल के माध्यम से, तो उसमें नाइट्रेट बहुत ज्यादा है। और ऐसे 56% स्टेट, मतलब स्टेट कह रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट है हमारे पूरे भारत में। ठीक है, तो अब हिसाब लगा के देखो तो लगभग लगभग यहां पर बताया गया 440 यहां पर जिले ऐसे हैं जिस पर यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक बात है। अब आपको पता है कि नाइट्रेट की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किसको परेशान करेगी? जो यंग चिल्ड्रन है, क्योंकि इससे उनके अंदर होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इस पर बाद में जाएंगे, पहले जरा रिपोर्ट को अच्छे से इसको निचोड़ लेते हैं कि इससे हम क्या डेटा निकाल सकते हैं। तो पहला इतना पैराग्राफ आपको अच्छे समझ में आ गया कि ग्राउंड वाटर की रिपोर्ट में 56% डिस्ट्रिक्ट जो है वहां के ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट की अधिकता पाई गई है। दूसरा, यहां पर आप देखोगे नाइट्रेट की एक्चुअल में जो आइडियल एक वैल्यू होती है वो कितनी होनी चाहिए? 45 mg पर लीटर से हाई नहीं होनी चाहिए, 45 mg पर लीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहता तो मैं इन सारी चीजों को कॉपी पेस्ट करके लिखता, चाहता तो तुम्हें न्यूज में ही हाईलाइट करके बता रहा हूं, है ना। मेन उद्देश्य है तुम्हें चीजें समझ में आनी चाहिए, और ये चीजें तुम्हें अपनी कॉपी में शॉर्ट में नोट करनी है। तो नाइट्रेट का जो एक आइडियल परसेंटेज होता है वो कितना है? 45 mg पर लीटर। ठीक है, तो यहां पर इससे ज्यादा अगर लेवल मोर देन इससे होता है तो हमारा वाटर कैसा होता है? कंटैमिनेटेड, यानी कि संदूषित हो जाता है। तो यहां पर यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि हमको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, अब भारत की जो मृदा है, आपने इंडियन सॉइल्स ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से कवर किया होगा, तो उसमें भारत की मृदा में एक चीज की कमी पाई जाती है, वो है नाइट्रोजन, है ना। NPK का रेशियो काम करता है हमारे फर्टिलाइजर्स में, तो उसमें आप देखोगे कि पोटाश की भी कमी होती है, नाइट्रोजन की भी कमी होती है। तो ये सब कम मात्रा में हमारे जो सॉइल है उसमें मिलते हैं। तो इसमें इसकी मात्रा को हमें बाहर से मिलाना पड़ता है। उसके लिए हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर्स का, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का। अब ये केमिकल फर्टिलाइजर
तुम्हें भी पता है कि पोटाश वगैरह ये हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। तो जब आप कोई चीज दूसरे देशों से मंगाओगे तो उनको डॉलर्स दोगे, तो वो महंगा पड़ता है। तो किसान इतना महंगा तो खरीद नहीं सकते फर्टिलाइजर। तो गवर्नमेंट क्या करती है, यहां पर उनको सब्सिडी देती है कि भाई 100 रुपए का फर्टिलाइजर है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें आप 60 रुपए दे दो, 40 रुपए हम दे दे रहे हैं। तो जब सब्सिडी देती है तो ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है ताकि हमारा प्रोडक्शन हम बढ़ा सकें, किसान की जो आय है वो दुगनी हो सके। बट नाइट्रोजन की मात्रा यदि सॉइल में ज्यादा होती है तो फिर क्या होता है, वही नाइट्रेट जो है वो बह बह के कहां पर आता है, हमारे वाटर में, और वाटर से रिस के हमारे ग्राउंड वाटर में जाता है। तो यहां पर साफ उसका जो मेन कारण वो दे रखा है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। जो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर में सरकार सब्सिडी देती है तो उससे फर्टिलाइजर का अधिकतम यूज होता है, और अधिकतम यूज होने के साथ साथ हमारे ग्राउंड वाटर में वो नाइट्रेट की मात्रा को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। तो यहां पर तुम्हें कारण समझ में आ गया, कितने % डिस्ट्रिक्ट हैं ये समझ में आ गए, और नाइट्रेट की आइडियल मात्रा कितनी होनी चाहिए ये समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर दे रखा है कि अगर नाइट्रेट की मात्रा की बात करेंगे तो वहां पर राजस्थान, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये आपको ध्यान रखने, प्रीलिम्स में तुरंत आपसे प्रश्न पूछेगा, तो मैं यहां पर अलग से लिख देता हूं, राजस्थान, कर्नाटका और तमिलनाडु। यहां पर ये राज्य टॉप 3 हैं जहां पर ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा यहां पर देखने को मिल रही है। 49, 48, 37% परसेंटेज एक बार देख लीजिएगा, बट ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राजस्थान, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, चलो अब यहां पर क्या देखा जाता है कि देखो मॉनसून का जो रेन होती है ना, देखो कितना अच्छी चीज द हिंदू में लिंक करके या इस रिपोर्ट में बताई गई है, हमारे परीक्षा की दृष्टि से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉनसून में क्या होता है, रेनफॉल होती है, हमारे खेतों में भी पानी बरसता है, पानी भर जाता है। जब ज्यादा रेनफॉल होती है तो वही पानी बह के खेतों से आता है, तो उस पानी में जो एनपीके आपने डिसॉल्व करा है, जो फर्टिलाइजर डाला है, वो घुल जाता है, तो पानी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो। तो नाइट्रेट की मात्रा किस तरीके से फैल रही है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो उसमें रेनफॉल का बहुत बड़ा योगदान है। तो यहां पर आप देखोगे, जब यहां पर सैंपल्स की बात सैंपल्स लिए गए, चेक करा गया कि ग्राउंड वाटर कहां पर ज्यादा है, तो अगर मॉनसून से पहले की बात करें, प्री मॉनसून में, तो ये 30% था, और पोस्ट मॉनसून ये कितना हो गया, 32.66%। इसका मतलब कि नाइट्रेट की मात्रा ग्राउंड वाटर में बढ़ने का एक कारण है मॉनसून का रेनफॉल। वो रेनफॉल ज्यादा हुआ, जितना ज्यादा रेनफॉल होगा उतना सॉइल में मिक्स होगा, उससे नाइट्रेट ले जाके बहा के ग्राउंड वाटर में लेके जाएगा, हमारे नदियों में, तालाबों में लेके जाएगा, और एक और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एल्गल ब्लूम, यानी कि यूट्रिफिकेशन, हिंदी में बोलते हैं सुपोषण, प्रवाल प्रस्फुटन। अब देखो ध्यान से, शैवाल प्रस्फुटन। ठीक है, तो यहां पर एक कारण तुम्हें समझ में आया। तो अगर इस पूरे नाइट्रेट के आर्टिकल को मैं समरी तुम्हें दूं इसकी, तो पहला नाइट्रेट का जो कारण है इतना ज्यादा फैलने का, वो क्या है, वो है कि सरकार ने सब्सिडी दे रखी है फर्टिलाइजर पे, तो फर्टिलाइजर का मैक्सिमम यूज हो रहा है। दूसरा यहां पर जो कारण था वो था रेनफॉल बहुत ज्यादा हुई है, जिसके कारण से वो जो पानी था वो नाइट्रेट को घुलनशील करके ले जाके ग्राउंड वाटर में लेके गया। ठीक है, ये 2 पॉइंट नाइट्रेट के केस में समझ में आ गए होंगे। अब जरा इस आर्टिकल में एक स्टेप आगे बढ़ के बात किसकी करी जा रही है, फ्लोराइड की और यूरेनियम की। फ्लोराइड और यूरेनियम भी हमारे ग्राउंड वाटर में पाया जा रहा है। अगर यहां पर फ्लोराइड की बात करते हैं हम, तो फ्लोराइड में आपको यह पता होना चाहिए, फ्लोरोसिस एक रोग होता है। फ्लोरोसिस रोग में आपने देखा होगा जो हमारे मसूड़े होते हैं, जो गम होते हैं, ठीक है, या फिर हम बात करें जाए जो हमारे टीथ होते हैं, वो हल्का सा ब्राउनिश कलर के नजर आते हैं, हल्का सा भूरे कलर में आपको देखने में नजर आएंगे। तो कभी कभी ऐसा भी बोल दिया जाता है कि जो हमारे टीथ हैं वो सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और यही सेम प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी जब पानी में लेड की मात्रा ज्यादा होती है। लेड समझते हैं ना, तो जब पानी में लेड की मात्रा ज्यादा होती है तो उससे हमारे मसूड़े जो हैं वो ब्लूइश कलर के होते हैं, जो हमारे गम्स हैं वो ब्लू ब्लू दिखने लगते हैं, और दूसरा जो हमारे टीथ हैं वो ब्राउनिश कलर के होते हैं। तो लोग बोलते हैं ना, जैसे आपने किसी के भूरे दांत देखे होंगे, हल्के से ब्राउन कलर के या पीले कलर के दांत देखे होंगे, तो वो क्या है, फ्लोराइड की अधिकता होती है वाटर में या लेड की अधिकता होती है। और दूसरा, लेड की अधिकता से अनीमिया रोग भी होता है। फ्लोरोसिस रोग जो होता है वो फ्लोराइड की अधिकता से होता है। तो यहां पर फ्लोराइड और यूरेनियम जो है वो भी अधिक पाए गए हैं। अगर इनकी बात करें कि 30 पार्ट्स पर बिलियन, ये होता है यूरेनियम की एक अपर लिमिट। और कितना यूरेनियम मिल रहा है, 100 से ऊपर यूरेनियम। अभी आप देखोगे तो यहां पर राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना, यहां पर तो फ्लोराइड ज्यादा है, और राजस्थान और पंजाब में आप देखेंगे तो यहां पर यहां के ग्राउंड वाटर में यूरेनियम ज्यादा मिल रहा है। तो ऐसे याद करने का तरीका क्या है, आपको हौच-पौच ना हो, एक दूसरे में मिक्स ना हो, तो याद रखिएगा राजस्थान के अंदर बात कर रहे हैं तो फ्लोराइड में भी नंबर 1 पर है और यूरेनियम में भी वो नंबर 1 पर है। ठीक है, यूरेनियम में सेकंड नंबर पे पंजाब आता है, फ्लोराइड में सेकंड नंबर पर हरियाणा आता है, तो दोनों आस पड़ोसी हैं। और अगर नाइट्रेट की बात करेंगे तो उसमें नंबर 1 पर राजस्थान, इसमें भी नंबर 1 पर है, कर्नाटका दूसरे नंबर पे और तमिलनाडु तीसरे नंबर पे। तो राजस्थान के ग्राउंड वाटर में एक तरीके से देखा जाए नाइट्रेट, फ्लोराइड और यूरेनियम तीनों ही बहुत ज्यादा मात्रा में है, लिमिट क्रॉस करके। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, तो यह आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब यहां पर और समझने की बात क्या है, इस आर्टिकल को एक स्टेप आगे लेके चलते हैं कि नाइट्रेट से प्रॉब्लम क्या हो रही है। नाइट्रेट से प्रॉब्लम हो रही है दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और वो कौन सी है। अगर मैं आपसे कहूं कि नाइट्रेट में जो चिल्ड्रन वाली बात करी गई है, तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम चिल्ड्रन को देखने को मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। और दूसरी प्रॉब्लम नाइट्रेट से हमारे एनवायरनमेंट में क्या होती है, जिसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम, यानी कि शैवाल का प्रस्फुटन। दूसरे शब्दों में कहें तो इसको बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। जरा दोनों को एक एक करके देखते हैं। यह भी आर्टिकल द हिंदू में था और इसमें भी पूरा वही सारी चैप्टर्स बताए गए हैं कि किस तरीके से यहां पर नाइट्रेट की मात्रा जो है वो बढ़ रही है। यहां पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमारे लिए ये सब अथॉरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है। ठीक है, अब ये अथॉरिटी का निर्माण कैसे हुआ था, यह हुआ था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 3 के अंतर्गत। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है, यानी कि वैधानिक निकाय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं यहां पर इसीलिए हॉलिस्टिक वे में आपका करंट अफेयर कवर करता हूं, ताकि आपको जो बॉडी रिपोर्ट निकाल रही है उस बॉडी के बारे में भी यहां पर पता होना चाहिए। तो यहां पर यह जो पूरा अधिकरण आप देख रहे हो, प्राधिकरण, इस प्राधिकरण का निर्माण इस एक्ट के अंतर्गत हो रहा है। इस वजह से यह कैसा है, यह एक स्टैच्यूरी बॉडी है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बेसिकली इसका काम क्या होता है, कंट्रोल करना, मैनेज करना और डेवलपमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर इन द कंट्री एंड इशू नेसेसरी रेगुलेटरी डायरेक्शंस फॉर द पर्पस। और अगर कहीं पर इसको लगता है कि इस तरीके की जो ग्राउंड वाटर है वो संदूषित हो रहा है या प्रदूषित हो रहा है, तो उसके लिए एडवाइजरी भी इशू करना, कोई नोटिस निकालना। ठीक है, तो जितने भी नियम कानून ग्राउंड वाटर को लेकर बनाए जाएंगे वो सब कौन सी अथॉरिटी बनाती है, ये वाली। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये एक वैधानिक निकाय है क्योंकि ये कानून के अंतर्गत बना है, और वो कानून कौन सा है, ईपीए 1986। अब जरा बात करते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में। तो हमको पता है कि ब्लू बेबी जैसा नाम से ही लग रहा है कि ये बच्चों में होने वाली बीमारी है, और ब्लू से समझ में आ रहा है कि क्या बच्चे थोड़े से ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, तो हल्का सा ब्लूइश कलर आपको यहां पर कहीं देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इस जगह पर, इस जगह पर, है ना, इस जगह पर हल्का सा ब्लूइश कलर देखने को मिल रहा है। तो ये जो बीमारी, ये जो कलर आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है, हल्का सा नीला कलर, तो इसी वजह से इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। अब यहां पर ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो पहला एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से निकल के आता है कि वो ये है कि यहां पर जो नाइट्रेट है उनकी अधिकता के कारण यह बीमारी होती है। तो जो नाइट्रेट है वो बेसिकली क्या होता है, ये हमारे वाटर में जब बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और हम इस जल का सेवन करते हैं तो हमारी बॉडी में नाइट्रेट पहुंचता है। तो ये जो नाइट्रेट है ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारे हीमोग्लोबिन, जो हमारा रक्त होता है, उससे रिएक्शन करके ये बेसिकली क्या कर देता है, ये यहां पर जिसको बोलते हैं ना कि मीथेमियोग्लोबिन करके एक शब्द होता है, मीथेमियोग्लोबिन, ठीक है ना, उसको जन्म देता है। अब मीथेमियोग्लोबिन जो होता है ये एक नॉन फंक्शनल यूनिट है। नॉन फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है कि जो रक्त होता है उसका काम क्या होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का प्रवाह करता है हमारे बॉडी में, बट ये तो इसका मतलब ये एक फंक्शनल यूनिट है, ये एक क्रियाशील यूनिट है। तो जो हीमोग्लोबिन है, यानी कि एचबी से अगर तुम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो एचबी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लेकर हमारी बॉडी में प्रवाहित कर रहा है। तो ये एक फंक्शनल काम कर रहा है, ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। बट जो मीथेमोग्लोबिन मैं आपको बता रहा हूं वो क्या कर रहा है, वो नाइट्रेट इस हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर बना देता है। अब ये नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो नॉन फंक्शनल का मतलब ये ऑक्सीजन को प्रवाहित नहीं कर पाएगा। तो सोच के देखो कि कितनी बड़ी बीमारी है कि अगर ऑक्सीजन हमारे ब्लड्स में, हमारे बॉडी में प्रवाहित नहीं हो रही तो कितनी बड़ी ये दिक्कत हो सकती है। जैसे हाइपोक्सिया की कंडीशन है, तो ऑक्सीजन हमको मिल ही नहीं पा रही है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो ही नहीं पा रही है, तो ये बहुत एक डेंजरस स्थिति यहां पर आ जाती है। तो ये किसकी वजह से हो रही है, नाइट्रेट की अधिकता की वजह से। और छोटे बच्चों में होती तो इसी को हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं।
कई बार पीवाईक्यूज में आपने देखे होंगे कि यह क्वेश्चन आया कि ब्लू बेबी सिंड्रोम इनमें से किसके कारण से होता है, तो याद रखना नाइट्रेट की अधिकता के कारण। ठीक है। दूसरा, यहां पर पर्यावरण में क्या प्रभाव देखने को मिलता है, इस तरीके से आपके घर के आसपास कोई तालाब होगा, कोई छोटी सी नदी होगी, नहर होगा, उसमें इस तरीके से ग्रीनिश टाइप का ऊपर चीजें देखने को आपको मिल रही होंगी। हमको लगता है कि यार ये बहुत अच्छी चीज है, ये मतलब तालाब के ऊपर इस तरीके से हरियाली छाई हुई है, बट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारे पर्यावरण के लिए, बिकॉज ये बेसिकली क्या है, ये एक तरीके का एल्गल है और ये ब्लूम है। ब्लूम का मतलब है बहुत तेजी से मात्रा में यहां पर ये जो शैवाल हैं ये इसके ऊपर बनना स्टार्ट हो गए। अब इमेजिन करो ये सब चीजें हो कैसे रही हैं, तो जरा इसको समझने के लिए आप समझो कि जो हमारा वाटर होता है ना, उसमें पोषक तत्व जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स। आप कहोगे ये तो बहुत अच्छी बात है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है तो बहुत अच्छी चीज है, हमारा जो शैवाल है वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। एक लिमिट के ऊपर अगर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाते हैं। यहां पर किसी भी माध्यम से, किसी कारखाने से या खेतों में रेनफॉल हुई, उससे बह बह के जो नाइट्रेट है और फॉस्फेट है वो इस पानी में जब इकट्ठा होता है तो इसमें बहुत ज्यादा पोषक तत्व बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो यहां पर आप देखोगे जो शैवाल है, जो एल्गी है, जब उसको पोषक तत्व मिलेंगे और सूर्य का प्रकाश ऊपर से मिल ही रहा है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बना रहा है, अपना वृद्धि विकास कर रहा है, तो इस तरीके से उसकी लेयर पानी के सरफेस पर बनती चली जा रही है। अब ये लेयर जब इसकी अधिकता हो जाती है, बहुत ज्यादा लेयर बन जाएगी, तो सोचो सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं पहुंच पाएगा, तो नीचे के जो ये सब शैवाल होते हैं या नीचे के जो पादप होते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उनको सूर्य का प्रकाश मिल नहीं पा रहा है, तो वो यहां पर मृत होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब कई सारी मछलियां होंगी जो इनको खाती होंगी, जिनका भोजन इस पर डिपेंड करेगा। जब उनका भोजन ही मर गया तो वो उनकी भी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। अब सोच के देखो कितना सारा नीचे का जो इकोसिस्टम है पूरा डेड होता चला जा रहा है। तो नीचे जो भी आपको फाइटोप्लैंक्टन्स या जू प्लैंक्टन्स दिख रहे हैं वो सब डेड होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो नीचे डेड ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता जा रहा है, मृत कार्बनिक पदार्थों की संख्या बढ़ती जा रही है। उस केस में कौन आता है? उस केस में हमारे हीरो आते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं डीकंपोजर, हमारे अपघटक। बट अपघटक किसी भी चीज का जब अपघटन करते हैं, किसी भी चीज को डिकंपोज करते हैं, तो उन्हें चाहिए होती है ऑक्सीजन। तो पानी में घुलित जो ऑक्सीजन है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DO, तो उसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी है। तो अब सोचो जितना डेड ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा उतना अपघटक का काम बढ़ेगा, जितना अपघटक का काम बढ़ेगा उतना वो ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, जितना ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे तो यहां पर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। और हमको पर्यावरण में बहुत अच्छे से यह पता है कि जब भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है तो यह साफ इंडिकेट करता है कि हमारा वाटर में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। भाई ऑक्सीजन की डिमांड आप कब करोगे? जब ऑक्सीजन की कमी होगी ना आपको। तो जब ऑक्सीजन की आपके पास कमी हो रही, इसका मतलब कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डेड हो चुका है, उसको अब आपको हटाना है। तो अंदर का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया है। तो इसको बोलते हैं यूट्रिफिकेशन, सुपोषण, एल्गल ब्लूम, शैवाल प्रस्फुटन। और इसकी जड़ क्या थी? यहां पर पोषक तत्व ज्यादा आ गए थे। तो फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर पहला चीज हमने देखी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, और दूसरी चीज हमने क्या देखी यहां पर कि हमें सुपोषण की घटना देखने को मिलेगी। इस तरीके से नदियों के ऊपर जो शैवाल की पूरी परत जम जाती है, तो सूर्य का प्रकाश नीचे जा ही नहीं पाएगा। जा नहीं पाएगा तो नीचे के पेड़ पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर ही नहीं पाएंगे। जब कर नहीं पाएंगे तो फायदा क्या? ठीक है। तो मीथियोग्लोबिन के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है, और यहां पर नाइट्रेट की अधिकता के कारण यहां पर शैवाल प्रस्फुटन हमको देखने को मिलता है। ऐसे ही आप देखोगे वाटर पॉल्यूशन में एक और न्यूज आई थी, आपको पता होगा, वेस्ट बंगाल और बिहार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आर्सेनिक कंटैमिनेशन देखने को मिले थे। ठीक 1 हफ्ते पहले की न्यूज थी। तो यहां पर अब एक तो नाइट्रेट की मात्रा कहां पर ज्यादा है? राजस्थान के एरिया में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में। और यहां पर देखो आर्सेनिक की जो मात्रा है वो कहां पर ज्यादा इस रिपोर्ट में बताई जा रही है? वेस्ट बंगाल और बिहार। और वेस्ट बंगाल में तो हमेशा से आप देखोगे ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा ही रहती है। तो यहां पर जो आर्सेनिक है उसकी अगर बात करें, उसकी अधिकता से आपको ये ब्लैक फुट रोग देखने को मिलता है। तो ब्लैक फुट जो डिजीज है वो किसकी अधिकता से देखने को मिलेगी? आर्सेनिक की। साफ आप इस फिगर को देख के पहचान पा रहे हो कि यहां पर जो
पैरों का कलर है वो ब्लैक होता जाता है और जो स्किन है ना वो यहां पर सड़ने लग जाती है। आप देखोगे किस तरीके से स्किन जो है वो यहां पर लूज करने लगती है हमारी बॉडी। तो इस तरीके का जो रोग होता है वो तब होता है जब पानी में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा है और उस पानी को हम ग्रहण करते हैं। तो यहां पर आपने देखा नाइट्रेट के बारे में, फ्लोराइड के बारे में और यहां पर आर्सेनिक के बारे में। इसी के साथ साथ अगर आप देखो, अगर हम लोग बात करते हैं, एक प्रदूषक होता है जिसका नाम होता है मरकरी, ठीक है ना, मरकरी। तो मरकरी में यदि पानी की मात्रा को आप ज्यादा करते हो तो जो हमारे ये लिप्स होते हैं, जो हमारी टंग होती है, वो एक्चुअली में नंब होने लगती है। नंब का मतलब है उसमें कोई सेंस नहीं बचता, वो सुन्न पड़ने लग जाती है। ऐसे ही आपने देखा होगा मरकरी से मिनी माता रोग होता है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाएगा। लेड की अधिकता ज्यादा होती है तो मैंने आपको बताया कि एनीमिया जो रोग है उससे ग्रसित हो जाएंगे। प्लस जो हमारे मसूड़े होते हैं, जो गम्स होते हैं, वो ब्लू कलर के दिखने लगते हैं। और इसके अलावा आप देखोगे जो हमारे टीथ हैं वो ब्राउनिश कलर के यहां पर हो जाते हैं। तो ये सब बीमारी कैसे होती है? हमारी लेड के कारण। ऐसे ही आप देखोगे एक होता है तत्व जिसका नाम है कैडमियम। तो कैडमियम की मात्रा अगर वाटर में ज्यादा होती है तो यहां पर इटाई इटाई रोग होता है, जिसको आउच आउच डिजीज भी कहते हैं। तो हमारे जॉइंट्स में बहुत पेन होता है, जैसे हमारे जो नीज हैं, घुटने हैं, जो हाथ के जॉइंट्स हैं, यहां पर बहुत पेन होता है। तो यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे फ्लोराइड में आप देखिए जॉइंट हमारे बेंड हो जाते हैं। तो जैसे पैर है तो पैर ऐसे होने चाहिए, तो हल्के से बेंड हो जाएंगे, जॉइंट हमारे हल्के से कर्वेचर ले लेते हैं। तो ये मैंने वाटर पॉल्यूशन पे पूरे आपको बताया कि कौन कौन से यहां पर नाइट्रेट, फ्लोराइड, यूरेनियम, ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर आर्सेनिक प्लस मरकरी, लेड, कैडमियम, ये सारी चीजें आप आराम से, जल प्रदूषण के ऊपर मेंस आंसर राइटिंग में प्रश्न आएगा, सारे पॉइंट्स हेडिंग बना के आप लिख सकते हो, या फिर प्रीलिम्स में भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और आपको पता है पीवाईक्यू में जाके देखोगे तो ऐसे प्रश्न आपको बेसिक साइंस में मिल जाएंगे। तो पर्यावरण का हमने ये टॉपिक भी कवर किया जो द हिंदू का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। पूरे आंकड़े मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश करी है। इसके नोट्स जरूर बना लेना, इस पे प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। आप सब के लिए मैं ऐसे ही ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियोस लाता रहूंगा। आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।